जी अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुर्रतुल ऐन हैदर के एक मशहूर नावल सफ़ीना ग़म दिल के हवाले से बातचीत करेंगे। दोस्तों वीडियो को यहीं पे लाइक कर दें। दोस्तों ये नावल 1952 में शाये हुआ सफ़ीना ग़म दिल कुर्रतुल ऐन हैदर का दूसरा नावल है, जो उनके नावल मेरे भी सनम खाने के बाद तहरीर किया गया। अगरचे मेरे भी सनम खाने के मुकाबले में और ख़ास तौर पर किरदार निगारी के लिहाज से काफ़ी कमज़ोर नावल है। इस नावल में उन्होंने सवानही मवाद को बेहतरीन अंदाज में समोने की कोशिश की है। कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपनी ज़ात को मौजू बनाने के अलावा अपने वालिद और अपने अजीज़ व अकारब को भी नावल का मौजू बनाया है। मुसन्निफ़ा ने अपने वालिद के किरदार को बयान करके उसे अफसानवी रंग देने की कोशिश की है। ज़ियाद अहमद अपने तहकीकी मकाले कुर्रतुल ऐन हैदर की नावल निगारी में लिखते हैं, कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल सफ़ीना ग़म दिल सवानही मवाद के लिहाज से उर्दू का पहला नावल है, जिसमें मुसन्निफ़ा ने सवानही मवाद को आज़ादाना तौर पर खपाने की कामयाब कोशिश की है। दोस्तों बरसग़ीर की तक़सीम का अलमिया भी इस नावल का मौजू है। उन्होंने बड़ी जुर्रत और फ़नकारी से इस मौजू पर बात की है। तक़सीम के वक्त कैसे मुँह बोले हिंदू मुस्लिम बहन भाई एक दूसरे की मदद से इनकार कर देते हैं। एक इक़्तिबास समाअत कीजिएगा। मेरी प्यारी धर्म बहन, उसने नफ़रत से भरी आवाज़ में कहा, 16 साल तक तुम मेरे हाथों में राखी बांधती रहीं, लेकिन आज की रात मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता। सफ़ीना ग़म दिल नावल का अक्सर मेरे भी सनम खाने के साथ मवाजना किया जाता है। इस नावल के किरदार, माशरती पस मंज़र और नावल का मंजरनामा सब कुछ मेरे भी सनम खाने की ही तोसी महसूस होता है। मुसन्निफ़ा ने अपने नावलों में तकनीक के मुख्तलिफ़ तजर्बात किए हैं। सफ़ीना ग़म दिल की इनफरादियत ये है कि तमाम नावल मुसन्निफ़ा की पसंदीदा तकनीक शऊर की रोह की तकनीक के ज़रिए बयान किया गया है। नावल में कहानी तो बराए नाम है, क्योंकि सारा नावल किरदारों की दाखिली कैफियत और तासुरात के सहारे आगे बढ़ता है। सफ़ीना ग़म दिल क्योंकि सवानही किस्म का नावल है, इसलिए इसमें मुसन्निफ़ा ने अपने ऐसे ताल्लुक़दारों का भी तज़किरा किया है जो अवध से ताल्लुक़ रखते थे। उस वक्त अवध में क्या सूरत हाल थी, इस बात का भी ज़िक्र इस नावल में किया गया है। इस वक्त अली इल्मी और अदबी माहौल था। शेर व शायरी की बड़ी बड़ी महफ़िलें रूनुमा होती थीं। लोग इन महफ़िल से ख़ासी दिलचस्पी रखते थे। इस हवाले से मुसन्निफ़ा ने एक अहम किरदार अली जो है वो पेश किया है। अली की उम्र महज 16 साल है, मगर वो हिंदुस्तान के हालात के पस मंज़र में एक ज़ख़ीम नावल तहरीर करना चाहता है। गोया अली की ये ख्वाहिश है कि अपने तालीमी व सकाफ़ती सूरत हाल के हवाले से लखनवी अंदाज़ में बड़े पुरतकल्लुफ़ तरीके से नावल लिखना चाहता है। अली का किरदार काफ़ी दिलचस्पी का हामिल है। ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तहरीक में हिस्सा लेता है, अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ बगावत करता है और काल कोठरी में कैद भी होता है। मुसन्निफ़ा इस किरदार के तारुफ़ में लिखते हुए कहती हैं, कैसे कैसे लोग थे जिनसे अली की दोस्ती खुद ब खुद हो जाती थी। नेक तबीयत, बच्चों की तरह मासूम तबीयतों वाले आर्टिस्ट, बड़े लोग, दाढ़ी वाले उलमा, कार्ड शापर, मशहूर एक्टर या अदीब, फ़लसफ़ी, बूढ़े प्रोफेसर, मुताल्लिका सोसाइटी की ख़वातीन, पुराने बैचलर्स, ये सब लोग अली पर जान देते थे। नावल में अली के अलावा राहिल बिलग्रामी, लैला अरून, एल्मर रैक्सन और मीरा फवाद के किरदार भी शामिल हैं। ये सारा नावल इन किरदारों के हालात और अफ़आल और दिलचस्पियों के गिर्द घूमता है, मगर मुसन्निफ़ा ने ज़्यादातर अली के किरदार को उभारने की कोशिश की है और यही किरदार मुसन्निफ़ा का अहम और नावल का मरकज़ी किरदार है। मुसन्निफ़ा के अक्सर किरदार सिर्फ नाम बदल कर दूसरे नावलों में भी आ जाते हैं। ये किरदार मिजाज और आमाल में यकसानियत रखते हैं। मसलन आग का दरिया का गौतम नीलम्बर और मेरे भी सनम खाने का खुर्शीद अली के किरदार से मिलते जुलते हैं। सफ़ीना ग़म दिल की कमज़ोर किरदार निगारी का अक्सर नाक़िदीन तज़किरा करते हैं। इस नावल के सारे किरदार यकसा हैं, ना कोई इनफरादियत है, ना कोई अलामती किरदार है। इस नावल के किरदार, उनकी सोचें और आमाल और अफ़आल मेरे भी सनम खाने वाले किरदारों जैसे महसूस होते हैं। मादा परस्त भी हैं और अंजाम से बेखबर भी हैं। हमेशा ज़िंदगी को बाकी देखना चाहते हैं, मौत के ज़िक्र से लर्ज़ा और परेशान हो जाते हैं। इस नावल में मौत के मौजू पर भी बात की गई है, मुख्तलिफ़ सवालात उठाए गए हैं
اور کہیں کہیں ان کا اسلوب فلسفیانہ سا محسوس ہوتا ہے۔ بعض ناقدین کا خیال ہے کہ اس ناول میں شعور کی رو کی تکنیک کا تجربہ ناکام ہوا ہے، کیونکہ ناول میں کہانی کا تسلسل بار بار ٹوٹ جاتا ہے۔ ناول میں تیزی سے ختم ہوتی تہذیبی اقدار کے بعد نئی جنم لیتی معاشرت کی بھی عکاسی کی گئی ہے۔ مصنفہ کیونکہ ہندو مسلم مشترکہ تہذیب کی پروردہ ہیں، چنانچہ وہ تیزی سے تبدیل ہوتی روایات کو محسوس کرتی ہیں، اور ایک جگہ پہ لکھتی ہیں، یہ نیا لکھنؤ تھا، لیکن آئرن برج کے پار فسانہ آزاد، مرزا رسوا اور اودھ پنچ کا لکھنؤ آج بھی زندہ تھا۔ ان کی زندگیوں میں اداسی اور مایوسی تھی، لیکن یہ وہ خوش باش لوگ تھے جو اپنے دکھوں کے باوجود دوسرے کے کام آنے کی کوشش کرتے، جو کبیر کے دوہے اور انیس کے شعر پڑھتے عمر بتا دیتے۔ ناول کا پلاٹ سپاٹ ہے، نثر میں روانی بھی ہے، فکری گہرائی